द एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पूर्ण जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। 19वीं सदी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतरकारी रहे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजनीतिक तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी, इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी में एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विभोग जागा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिसका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिससे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। यहाँ पर देखिए मैप है, जिसके बारे में हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रीयवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना था, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र और प्रजातंत्र, जो फ्रांसीसी की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। अंततः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिख ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली, नेपल्स के प्रदेश बोर्बो वंश के सम्राट फेडरनिस को दे दिया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिए गए। लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुत्व कायम हुई। परमा, मेडोना और टरकनी के प्रांत हैसनबर्ग राजवंश को दे दिए गए तथा जनेवा और सर्डिनिया पीटमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी ने 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता भावना का प्रसार हुआ, जिसे यूरोप के लगभग सभी देशों प्रभावित हुए। फ्रांस के वियना व्यवस्थापित के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुरबंश राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। लुईस 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली परिस्थिति को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य असमंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा उसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चल रहे। चार्ल्स 10 के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया।
जुलाई 1830 की क्रांति। चार्ल्स 10 की निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है ना, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉल गनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पॉल गनिक ने पूर्व में लुईस 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकार से विभूषित करने का प्रयास किया। इसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती एवं क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पॉल गनिक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदार तत्वों का गला घोंटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरुद्ध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ी और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इससे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, ठीक है ना, इसे 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स 10 फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर ओरेंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुईस फिलिप्स ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता का समर्थन से सत्ता प्राप्त की। अतएव उनकी नीति उदारवादी के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के नियमित रही। 1830 क्रांति का प्रभाव। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोकस प्रभुत्व के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनः जीवित किया एवं वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीय तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन हुआ, जिस प्रकार हुआ कि उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों को राजनैतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों एवं राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी के तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुईस फिलिप्स के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिसे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। 1848 ईस्वी की क्रांति। लुईस फिलिप्स एक उदारवादी शासक था, परंतु वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्ग नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजा के प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधार के विरुद्ध था। लुईस फिलिप्स ने पूंजीवादी वर्गीयों के साथ संबंध रखना पसंद किया, जिससे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, जो अल्पमत में भी थे। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, ना ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजा में आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में क्रियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज आयोजित किया। जगह जगह विरोध लगाए गए। लुईस फिलिप्स को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया। 24 फरवरी को लुईस फिलिप्स ने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली की गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया। काम की गारंटी, अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवासियों का नेता मार्टिन और एवं सुधारवादी का नेता लुईस ब्ला था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुईस नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड की भी
इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। इटली का एकीकरण। इटली 9वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इसका कारण वह अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्याओं के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, अतः एकीकरण में इनका विरोध असंभव था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। इनके अलावे अनेक आर्थिक एवं प्रशासनिक विसंगतियों में भी मौजूद थीं, परंतु इसके बावजूद भी 9वीं सदी के आरंभ में इटली का राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव यहाँ भी स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण एवं एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इन 3 गणराज्यों के गठित किया, यथा सिसपाइन गणराज्य, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी यहाँ चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। इसी कारण से वहाँ जागृति आई। नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को 2 राज्यों पिंडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादी द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया। मेजबानी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण गणराज्य करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। अब हम मेजनी के बारे में पढ़ते हैं। मेजनी इतिहासकार, गणतांत्रिक विचार का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण बाद इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सिडर्निया पिंटमाउंट का शासक चार्ल्स एडवर्ड अपने नेतृत्व में सही प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने के पक्षधर था। इसी विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भाग पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एकीकरण का 2य चरण। धन्यवाद।